हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग लेकर के आए हैं लेक्चर 2 डिफरेंशिएशन का। पहले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने सिर्फ बेसिक बातें की थी कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, स्मॉल चेंज, लार्ज चेंज जैसी कुछ बातें की थी। दैट वाज वेरी वेरी फंडामेंटल। आज थोड़ा टेक्निकलिटीज की तरफ बढ़ेंगे डिफरेंशिएशन की। पिछली क्लास के लास्ट में एक बार आप लोग वीडियो पर जाकर देख लेना, मैंने कुछ फॉर्मूलेज डिस्प्ले किए थे। आई होप आप लोगों ने वो फॉर्मूले नोट कर लिए हैं और अब तक आपको याद भी हो गए होंगे। डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले जो आपने नोट किए उनको अप्लाई करके डिफरेंशिएशन करना, दैट इज एन वेरी इजी टास्क, जो एक क्लास के अंदर भी हो सकता है, प्रोबेबली बहुत सारे बच्चों को आता भी होगा। लेकिन उस फॉर्मूले तक आने से पहले एक छोटी सी बात और है जो हम आपसे करना चाहते हैं, और प्रोबेबली यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है डिफरेंशिएशन की। वो बात क्या है जरा सुनो। डिफरेंशिएशन में एक चेंज वाला फैक्टर तो हमने बात किया था, बट अब हम एक्चुअल बात करना चाहते हैं कि डिफरेंशिएशन हमें शो क्या करता है, क्या दिखाना चाहता है, क्या बताता क्या है। इसकी जो हम लोग करते हैं dy बाई डी एक्स या वट एवर डी क्यू बाई डी टी, जो भी कुछ कर रहे हैं, ये डी क्यू बाई डी टी, डी वाई बाई डी एक्स रिप्रेजेंट क्या करता है। इसको समझने के लिए जरा कुछ फंडामेंटल बात को समझते हैं। पिछली क्लास में याद है हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था तो हमने फंक्शंस के बारे में कुछ बोला था। चलो फंक्शन तुमने अगर मैथ्स में पढ़ा है दैट इज वेरी गुड, अगर नहीं पढ़ा तो एक जनरल बात सोचो यार, कोई भी अगर फंक्शन या इक्वेशन लिखी है, सिर्फ मैथमेटिकल इक्वेशन लिखी है, जैसे हम लोग लिखते हैं एक मैथमेटिकल इक्वेशन मैंने लिख दिया y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2, ये एक सिंपल मैथमेटिकल इक्वेशन लिखी है। अब तुम लोग को यह पता है कि किसी भी मैथमेटिकल इक्वेशन या फंक्शन को हम ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे इस फंक्शन का ग्राफ अगर मैं आपसे कहूं तो शायद आप में से कई लोगों को बनाना आता होगा, कई लोग डायरेक्टली भी कह सकते हैं सर इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। क्लास 10th में आपने पढ़ा है ना, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल या स्ट्रेट लाइन चैप्टर पढ़ा होगा। तो वहां पर आपको टीचर ने पढ़ाया होगा कि बेटा जब भी कोई ऐसी इक्वेशन लिखी हो ना, y इज प्रोपोर्शनल टू x या फिर y इज इक्वल्स टू mx, तो इसका ऐसा एक ग्राफ बनता है। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये पॉजिटिव y एक्सिस है, और y इज इक्वल्स टू mx का ग्राफ हम लोग कुछ इस तरह से बनाते थे। याद आ रहा है? ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता था, समझे? तो किसी भी मैथमेटिकल इक्वेशन को हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन अब यहां पे ग्राफ में डिफरेंशिएशन का रोल क्या आया? देखो, जब आप किसी चीज को डिफरेंशिएट करते हो, जैसे एग्जांपल लेकर के मैं तुमको बताता हूं। मैंने आपसे कहा कि बेटा ये इक्वेशन लिखी हुई है कि y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2, और जरा मुझे बताओ फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाई dx। तो पिछली क्लास वाले बच्चे ये तो समझ पा रहे होंगे कि dy बाई dx का मतलब क्या है। dy बाई dx का मतलब ये है कि जब आप x की वैल्यू में थोड़ा सा चेंज करोगे, देखो ये पता है ना y x के ऊपर डिपेंड कर रहा है, y एक फंक्शन है जिसका आउटपुट x की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, तो x आपका इनपुट हो गया। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने थोड़ा सा मैथ्स पढ़ा हो, ये पूरा मैथमेटिकल ही पोर्शन है जिसको हमें फिजिक्स में पढ़ाना पड़ रहा है। तो भाई देखो जरूरत है, बिना इसके आप फिजिक्स के क्वेश्चंस नहीं कर सकते, अच्छे क्वेश्चंस तो बिल्कुल नहीं कर सकते। खैर, तो y एक फंक्शन है जिसका आउटपुट x पे डिपेंड कर रहा है। As soon as you change the value of x, the value of y will change, ये हमने बात कर ली थी पिछली क्लास में। तो अगर x की वैल्यू में छोटा सा चेंज करो, बहुत छोटा सा, तो y की वैल्यू में कितना चेंज आएगा? सर वो भी छोटा सा आएगा। x को हल्का सा बढ़ाओगे, हल्का सा घटाओगे, x में हल्का सा चेंज करोगे तो y में भी हल्का सा चेंज आएगा। तो वो जो छोटा सा चेंज है y, when, कब? जब आपने x को चेंज किया, यही हमें बता रहा है dy बाई dx। स्मॉल चेंज इन y, इसको कैसे पढ़ते हैं हम लोग? स्मॉल चेंज इन y, स्मॉल चेंज इन y, स्मॉल चेंज इन y with respect to x, स्मॉल चेंज इन y with respect to x, y में हल्का सा चेंज। ठीक है, अब ये चेंज को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो याद रखना बेटा, अब जो मैं स्टेटमेंट बोलने जा रहा हूं इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हो, मैं इसको थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं और इसकी थोड़ी थिकनेस भी कम कर लूं। हां जी, चलो भाई। हाँ देखो, जब भी आप किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करके उसका dy बाई dx निकालते हो, अच्छा ये तो dy बाई dx लिखा हुआ है यानी स्मॉल चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। मान लो मैं कहता हूं मेरा फंक्शन जरूरी थोड़े हर बार y और x ही वेरिएबल हो। मैं कहता हूं भाई मेरा फंक्शन है बेटा q इज इक्वल्स टू 2t स्क्वायर प्लस 3, तो ये भी एक फंक्शन है जहां पर q नाम का एक वेरिएबल है जो t पे डिपेंड कर रहा है। तो q इज अ फंक्शन, इसको ऐसे लिख सकते हैं, q इज अ फंक्शन ऑफ t, ऐसे लिख सकते हैं। As you'll change the value of t, the value of q change. Now if I ask you what is the value of dq by dt, हाँ भैया फॉर्मूले वाले बच्चे सबको समझ में आ रहा होगा आंसर क्या आएगा? बोल दो हाँ सर 40 आएगा, 40 मालूम है 40 आंसर है, बट वो मैटर वो नहीं है। ये 40 बता क्या रहा है, 40 बताना क्या चाह रहा है ये हम बताने जा रहे हैं। ग्राफिकली 40 रिप्रेजेंट क्या करना चाह रहा है, जो इसका डिफरेंशिएशन जो लोग बच्चों को आता होगा, बहुत सिंपल सी बात है, ये मैं समझना खींच रहे हैं टॉपिक को, जरूरी है ये चीज डिस्कस करना इसलिए कर रहे हैं। ये dq by dt, so what is the small change in the value of q?
व्हेन यू चेंज टाइम वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन टाइम, स्मॉल चेंज इन क्यू विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन टाइम। तो मैं क्या मतलब बेटा, क्या इस चीज का ग्राफ बन सकता है? क्या इस फंक्शन का ग्राफ बनाया जा सकता है? बिल्कुल बनाया सकता है, हर एक फंक्शन का ग्राफ बनाया जा सकता है। ये तो आपने सबसे सिंपलेस्ट ग्राफ पढ़ा है, जहां पर फंक्शन आपका ऐसा कुछ हो y इज प्रोपोर्शनल टू x, जहां पे x की पावर 1 और y की पावर 1 हो तो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है। लेकिन यहां पर ये जो q वाला फंक्शन है वो t के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, t के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसका ग्राफ कुछ अलग बनेगा। कैसा बनेगा उसके बारे में भी बात करते हैं हम। आई होप ये बात तक यहां तक समझ में आ रही है। तो ये dq बाई dt आखिरकार जो हमने स्मॉल चेंज की बात किया है, ये ग्राफ में क्या चीज शो करता है? तो जो लिखने जा रहे हैं इसको बहुत ध्यान से लिखो। dq बाई dt रिप्रेजेंट्स द स्लोप ऑफ, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, स्लोप ऑफ q वर्सेस t ग्राफ, स्लोप ऑफ q वर्सेस t ग्राफ। q और t का जो ग्राफ बनेगा, जो कि बिल्कुल बनेगा, हर फंक्शन का ग्राफ बनता है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो q और t का जो ग्राफ बनेगा उसका स्लोप है dq बाई dt। यहां पर मैंने लिखा dy बाई dx, इसका मतलब y और x के ग्राफ का स्लोप है dy बाई dx। बड़ी बात बोल रहा हूं, इंपॉर्टेंट बात है। dy बाई dx जब भी मैंने लिखा तो डायरेक्टली आप लोग बोलना सर इट इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ y वर्सेस x ग्राफ। ग्राफ जो बनाया है ना आपने y और x का, उसका स्लोप को ही रिप्रेजेंट करता है dy बाई dx। हाँ भैया, बच्चा कंफ्यूज हो जाओ, भैया सर ये स्लोप क्या चीज होती है? पढ़ रखा है आप लोगों ने, पढ़ रखा है आप लोगों ने, क्लास 10th में मैथमेटिक्स में पढ़ा है, एटलीस्ट इसका स्लोप तो निकालना। ये m जो लिखा है, ये m क्या था बेटा? ये m स्लोप ही तो है, ये स्लोप ही तो है, ये m स्लोप ही तो है बेटा। याद आ रहा है? और देखो यहां से अगर हम m की वैल्यू निकालें तो m की वैल्यू कितनी आएगी? यहां से देखो y बाई x। हाँ, तब ये स्लोप कांस्टेंट है इसलिए y बाई एक्स हो गया, लेकिन वेरिएबल स्लोप के लिए dy बाई dx चेंज हो रहा है स्लोप। अभी वेरिएबल स्लोप और कांस्टेंट स्लोप क्या होता है इसके बारे में भी बात करते हैं, अभी जस्ट बात करने वाले। बट आई होप यहां तक समझ में आया। कभी भी आपको कुछ भी, कोई भी कुछ भी लिख दिया जाए, मैं कहता हूं आपसे, मैं लिख दूं बेटा dz बाई dq, बताओ क्या होगा? तुमको नहीं मालूम z क्या है, तुमको नहीं मालूम q क्या है, तुमको यह मालूम है z और q का एक कोई फंक्शन होगा जिसको आप कैसे भी मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हो। मान लो मैं ऐसे करता हूं, z इज इक्वल्स टू q बाई 2 प्लस 3। तो देखो भाई, z का एक फंक्शन है q के टर्म्स में, q की वैल्यू बदलो z बदलेगा, और इस फंक्शन का ग्राफ बन सकता है, बिल्कुल हर फंक्शन का ग्राफ बन सकता है, ठीक है ना? अच्छा बताओ, इस फंक्शन का ग्राफ कैसा बनेगा? क्या एक सीधी स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा या कर्व्ड ग्राफ बनेगा? तो आई होप ये भी समझ में आ रहा होगा। सर देखो यहाँ पे q और z दोनों की पावर 1 है, दैट मींस ये दिस ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ये सिर्फ y और x के लिए नहीं है कि सर y और x में अगर पावर 1 है, कोई भी, ये तो दो जनरल वेरिएबल है ना, y और x कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे p q कर लो, x t कर लो, व्हाटएवर जो मर्जी है कर लो, ठीक है? तो यहाँ पे z और q का फंक्शन एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, और इस ग्राफ का जो स्लोप आएगा, स्लोप ध्यान से सुनना, स्लोप जो स्लोप आएगा दैट इज dz बाई dq, स्लोप ऑफ dz बाई dq का, ठीक है ना? बहुत जगह क्लास 11 तो क्लास 12 में इस्तेमाल होगा, हर जगह कहीं पर भी अगर आपको लिख दिया जाए स्लोप निकाल रहे हो आप, सिंपल सी बात है। समझ में आया? बहुत बढ़िया बात है। अब जब स्लोप की बात आ ही गई है तो दो तीन बातें होती हैं भाई कि सर ये स्लोप कैसे निकलता है। हाँ, मोर स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूं तो मेरे को बोलना चाहिए इट इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट समझते हो ना आप? अब आप लोग समझ रहे हो, जो बच्चे 10 से 11 में आए हैं, जो थोड़ा बहुत ढंग से पढ़े हैं अभी तक की, उनके लिए तो अच्छी बात है। नहीं पढ़े तो मैं इसको और अगर स्पेसिफाई करके लिखूं तो मुझे बोलना चाहिए स्लोप ऑफ अ टेंजेंट। मतलब मैं अगर यहां पर स्लोप ऑफ क्यू वर्सेस टी ग्राफ डायरेक्टली ना लिखूं, मुझे लिखना चाहिए स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑन क्यू वर्सेस टी ग्राफ। अब स्लोप निकालने के लिए टेंजेंट तो बनाना पड़ेगा ना भाई। अब ये टेंजेंट क्या होता है और स्लोप के बारे में बात करते हैं, टेंजेंट के बारे में बात करते हैं। बस ये वाली पिक्चर क्लियर हो जाए, बस फिर आपका डिफरेंशिएशन डन है। ना सिर्फ डिफरेंशिएशन डन है बल्कि उसकी एप्लीकेशन भी कर लोगे। और एप्लीकेशन क्या है डिफरेंशिएशन की? मैक्सिमा मिनिमा, वो सब समझाने के लिए स्लोप ऑफ टेंजेंट समझाना पड़ेगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और उसमें समझते हैं कि ये जो ग्राफ के स्लोप की बात हो रही है ना, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है और एक्चुअल डिफरेंशिएशन का मतलब ये ग्राफिकल टर्म्स में क्या है, इसको समझते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में। और देखो चलो, तो अभी हमने क्या समझा कि कोई भी फंक्शन उसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब फंक्शन बहुत तरह के होते हैं, डेफिनेटली आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू व्हाट फंक्शन इज ऑल अबाउट एंड हाउ टू ड्रॉ द फंक्शंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन, ठीक है ना? आई एम नॉट गोना टीच इट।
ये सब आपको मैथ्स में पढ़ाया गया होगा, बट एक फंडामेंटल चीजों की बात अगर हम करें तो 2-3-4 ग्राफ तो आपको पता ही होने चाहिए। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे आपसे बात करूं तो देखो भाई, अगर कहीं पर भी ऐसा लिखा हुआ है कि y इज प्रोपोर्शनल टू x, ठीक है, ऐसा कोई भी, अब यहां पे y और x को स्पेसिफिकली मत लेके चलना, कुछ भी लिख दे, z इज प्रोपोर्शनल टू t, है ना, a इज प्रोपोर्शनल टू b, कोई भी दो वेरिएबल हैं जो प्रोपोर्शनल है और दोनों के ऊपर पावर 1-1 है, तो ऐसे फंक्शंस का जो ग्राफ बनता है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। छोटी छोटी बातें थोड़ा सा याद रखना, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है, ठीक है। मान लो मैं ऐसे लिख देता हूं y इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, तो अगर एक जगह एक सिंगल पावर का y है आउटपुट में और यहां पर x के स्क्वायर टाइम प्रोपोर्शनल है, तो ऐसे फंक्शन का जो ग्राफ बनता है बेटा वो बनता है पैराबोलिक ग्राफ। एटलीस्ट आपको ये 2-3 तो पता ही होना चाहिए, पैराबोलिक ग्राफ। अब ये पैराबोलिक ग्राफ क्या होता है ये भी नहीं पता आपको, प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा होगा आपने 11th में, जहां तक आपने अभी तक पढ़ लिया, हम उम्मीद करते हैं कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो प्रोजेक्टाइल पढ़ चुके हैं। तो भाई देखो, अगर आपको कोई भी ऐसा ग्राफ दिया जाए, जैसे ये जैसे ग्राफ बनना है, ऐसे बॉल प्रोजेक्टाइल किया, तो ये इस ग्राफ को हम मैथमेटिकली बोलते हैं पैराबोलिक ग्राफ, ठीक है ना। इसकी अपनी मैथमेटिकल इक्वेशन भी होती है, अगर पढ़ा हो आपने तो उस मैथमेटिकल इक्वेशन में देखोगे तो एक तरफ y आएगा, दूसरी तरफ x का स्क्वायर आएगा जो हायर डिग्री होगी, ठीक है ना, x का स्क्वायर। तो ऐसा कोई भी फंक्शन, जैसे मैं लिख दूं z इज प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, तुम बोलोगे पैराबोलिक ग्राफ, ठीक है ना, पैराबोलिक ग्राफ, ठीक है। अच्छा मैं ऐसे लिख दूं y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसके लिए एक फिगर होता है हाइपरबोलिक ग्राफ। अब ये सब बातें पता होनी चाहिए भाई, बड़े हो गए तुम लोग। अब हाइपरबोलिक ग्राफ या हाइपरबोला ग्राफ कैसा बनता है, इसका शेप हर जगह आएगा यूज में। जैसे मैं यहां लिख दूं x और इधर लिख दूं y, तो x और y का जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है, लाइक दिस, ठीक है, दिस इज एन हाइपरबोला, ठीक है ना। जहां पर x की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ रही तो y घट रही है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है x बढ़ाओगे y घटेगा, ठीक है। खैर, तो अब हम ग्राफ बनाते हैं, एक जनरल बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं इस वाले ग्राफ की, हम दो ग्राफ को टारगेट करके चलेंगे, स्ट्रेट लाइन और पैराबोलिक ग्राफ, और आपको समझाएंगे कि कांस्टेंट और वेरिएबल स्लोप का क्या मतलब होता है। चलो बात हम करते हैं यहां पर अब स्लोप की। देखो भाई, स्लोप का मतलब होता है, आप कहना चाहते हो स्लोप से जनरली एंगल। स्लोप का सिंपल अगर मैथमेटिकल टर्म में बोलूं तो इसका मतलब होता है एंगल कैलकुलेट करना, समझे। जैसे कि देखो स्लोप, अच्छा मतलब एकदम लिटरल मीनिंग में क्या समझते हैं, स्लोप का मतलब ढलान, है ना, ढलान, ढलान, इंक्लाइन कोई चीज है। जैसे ये सब मेरा हाथ है, ठीक है, और इसके ऊपर ये पेन, देखो ये पेन मैंने ऐसे रख रखा है, तो अभी इसमें कोई ढलान नहीं है। अगर मैं इस पेन को थोड़ा ऐसे ऊपर उठा दूं, हल्का से ऐसे उठा दूं, तो अभी देखो स्लोप ही बन गया ना। अगर कोई यहाँ पे ऊपर होगा सरसरा के नीचे गिरेगा के, है ना, तो ये ढलान आया। अगर मैं और करूं तो तुम लोग एक लेमैन के टर्म में क्या कहोगे, ढलान बढ़ गई, और को ढलान बढ़ गई, और ढलान बढ़ गई, ठीक है ना। तो एक्चुअल में अगर मैथमेटिकली बोला जाए तो क्या चीज बढ़ रही, क्या चीज बढ़ रही, देखो ये हॉरिजॉन्टली जो मेरा हाथ है उसके और पेन के बीच में क्या बढ़ रहा है, ये एंगल, ये एंगल। आई होप समझ पा रहे हो ना एंगल। तो ढलान बढ़ना, इंक्लिनेशन बढ़ना, स्लोप बढ़ना या एंगल बढ़ना, ठीक है ना। तो स्लोप का मतलब जनरल बात होती है एंगल। अब स्लोप जनरली किसी भी फंक्शन के मैं दो तरीके से डिफाइन कर सकता हूं, या तो हमारा एक कांस्टेंट स्लोप होगा, स्लोप कांस्टेंट मतलब एंगल जो है वो हर टाइम फिक्स है, कांस्टेंट है। जैसे मैं यहां पर ऐसे बनाऊं, ठीक है, जैसे मैं इसको रब करता हूं और यहां पे समझाने की कोशिश करता हूं, आपने हो सकता है नोट कर लिया हो ये सब चीजें, ठीक है। कांस्टेंट स्लोप का क्या मतलब है, जरा समझते हैं इस बात को। देखो देखो चलो, जैसे मैं अभी कांस्टेंट स्लोप की बात कर रहा था, तो जैसे मैंने बोला y इज प्रोपोर्शनल टू x, ठीक है। इसका ग्राफ कैसा बनेगा, अब आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ये हमारी x एक्सिस है और ये हमारी y एक्सिस है, ठीक है। इसका जो ग्राफ बनेगा बेटा वो किस शेप का बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ मैंने कुछ ऐसे बना दिया, दिस इज द स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ठीक है ना। अब मैं तुमसे कहूं कि ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ कितने एंगल पे इंक्लाइंड है, तो तुम कहोगे सर देखो ये एंगल ये है, दिस इज एन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा, है ना। तो यस बेटा, दिस इज एन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा एंड दिस इज इटसेल्फ द स्लोप। ये इसी को हम क्या बोलते हैं, स्लोप। स्लोप। अगर मैं तुमसे पूछूं कि बेटा इस स्लोप की वैल्यू कितनी, कैलकुलेट करके बताओ, तो याद रखना बेटा, अगर मेरे को स्लोप कैलकुलेट करना हो, ग्राफ से देख करके स्लोप कैलकुलेट करना हो, तो ग्राफ से देख करके स्लोप कैसे कैलकुलेट करेंगे। सर देखो हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पे थोड़ी दूरी पे जाएंगे, लेट्स से हम यहां पर गए, इस पॉइंट पे गए, मैं दूसरे कलर से दिखा देता हूं आप लोग को। चलो मैं अगर इस पॉइंट पे गया, ठीक है, यहां पर मैंने एक्स की वैल्यू ले ली, लेट्स से x1, हाँ है ना। यहां से एक परपेंडिकुलर इस ग्राफ पे ड्रॉ किया ताकि मुझे पता चल जाए y कितना है। तो लेट्स से ये जो लेंथ है टोटल, ये लेंथ कितनी है बेटा, y1, है ना। तो अब तुम लोग को दिख रहा होगा क्या, एक राइट एंगल ट्राइंगल जैसा दिख रहा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल। स्लोप निकालने के लिए राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया हमने, जिसका परपेंडिकुलर y1 है और बेस कितना है, ये लेंथ कितनी है बेटा, दिस लेंथ इज x1। अब मैं तुमसे पूछूं ये एंगल बताओ, तो राइट एंगल ट्राइंगल की ट्रिग्नोमेट्री में
कौन सा ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो परपेंडिकुलर और बेस को रिलेट करता है, क्योंकि आपको किसकी वैल्यू पता है, परपेंडिकुलर और बेस की। देखो ये वाई एक्सिस है ना, जो वाई की वैल्यू बताएगा, एक्स एक्सिस एक्स की वैल्यू बताएगा, तो एक्स यहां पर बेस को शो कर रहा है और इसको परपेंडिकुलर को शो कर रहा है, तो परपेंडिकुलर और बेस को रिलेट करने वाला ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कौन सा होता है, tan थीटा। तो हम लोग यहां पर स्लोप कैलकुलेट करने के लिए क्या लगाएंगे बेटा, tan थीटा। स्लोप बराबर tan थीटा, स्लोप बराबर tan थीटा। याद रखना भाई, भूल मत जाना, स्लोप को निकालना है यानी एंगल निकालना है, और कौन सा एंगल निकालना है, tan थीटा। तो tan थीटा बराबर हम यहां पे कह सकते हैं सर, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर हम यहां से सॉल्व कर लें तो tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर y1 और बेस कितना है, x1, तो y1 अपॉन x1। यहां से tan थीटा बराबर अगर मेरा y1 अपॉन x1 आया तो थीटा कितना आएगा, एक्चुअल में तो सर थीटा निकालना है ना, तो थीटा कितना आएगा सर, थीटा बराबर tan इनवर्स y1 अपॉन x1। अब ये मत पूछना सर जी ये tan इनवर्स क्यों कर दिया, ये क्या बोल दिया आपने। हाँ, इसको tan इनवर्स ही पढ़ा जाता है। मैं फिर बोल रहा हूं, मैं बता रहा हूं बच्चा लोग, मैं ये मान के चल रहा हूं तुम लोग 10th से आए हो, तुम लोगों को कुछ नहीं मालूम, ठीक है, इसलिए मैं छोटी छोटी बातें डिस्कस कर रहा हूं। ये हो सकता है बहुत ऑब्वियस सी बातें हो कई लोगों के लिए, तो आप वीडियो को 2x की स्पीड पे भी देख सकते हो, लेकिन यहां पर एक मास कनेक्शन करना है, तो मुझे पता नहीं है ना कि कौन सा बच्चा किस लेवल तक पढ़ा है, इसलिए मुझे ये सब बातें करनी पड़ रही है डिफरेंशिएशन की, ठीक है। बहुत जल्दी हम इसके जब हायर लेवल के वीडियोस लेके आएंगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि इसको हम कैसे जेई तक रिलेट करते हैं, जेई के क्वेश्चंस किस तरह से इजीली सॉल्व करते हैं इन्हीं सब कांसेप्ट के हेल्प से। कांसेप्ट इंपॉर्टेंट है भाई। तो tan थीटा बराबर y1 अपॉन x1। अब मेरा आप लोगों से सवाल है, थोड़ा सा अगर आपने बेसिक ज्योमेट्री पढ़ी है क्लास 10th में, है ना, तो एक छोटा सा सवाल है बेटा, ये जो आपने थीटा वीटा निकाल लिया, ये जो थीटा है यही स्लोप है, हाँ या ना, जो थीटा है जो आपने वैल्यू निकाली थीटा की, किसकी वैल्यू निकाली, स्लोप की। और स्लोप किसे रिप्रेजेंट करता है, अभी बताया, स्लोप रिप्रेजेंट करता है डिफरेंशिएशन इन dy बाई dx को। यानी हम एक चीज ये भी तो कह सकते हैं सर, आपने जो स्लोप निकाला है, एक सेकंड, स्लोप आपने कितना निकाला, tan इनवर्स y1 बाई x1, ठीक है, या tan थीटा आया आपका स्लोप, ठीक है। तो जो आपका स्लोप आया है, स्लोप कितना आया है आपका, सर मेरा स्लोप आया है y1 अपॉन x1, हाँ या ना, यही तो आया था y1 अपॉन x1 tan थीटा की वैल्यू, यही tan थीटा स्लोप था। और ये स्लोप एक्चुअल में किसको रिप्रेजेंट करता है, dy बाई dx की वैल्यू को, ठीक है। अब यहां पे कांस्टेंट और वेरिएबल का मतलब क्या है यार, ये भी समझो बेटा, ध्यान से समझना। ये चीज y1 बाई x1 आई है और फिर dy बाई dx क्या है बताते हैं, सुनो बेटा। ये जो स्लोप है, आपने थोड़ा सा 10th क्लास में पढ़ी है ना मैथ्स, अगर मैं ये एंगल यहां कैलकुलेट कर रहा हूं थीटा, ठीक है, अगर मैं थोड़ा ऊपर जाकर के अगर इस जगह एंगल कैलकुलेट करूंगा तो इस ये भी वैल्यू थीटा ही आएगी या कुछ और आएगी, तो जवाब है सर ये भी थीटा ही एंगल होगा। आपने पढ़ रखा है सर, अगर आप मतलब एक ट्रांसवर्सल लाइन से जितनी भी पैरेलल लाइंस काट लो, जितनी भी चाहो उतनी पैरेलल लाइंस काट लो, अगर ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा, तो ये भी थीटा, तो ये भी थीटा, तो ये भी थीटा, एंड सो ऑन। और थीटा इज द स्लोप, यानी कह सकते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप है वो कैसा है बेटा, कांस्टेंट। स्ट्रेट लाइन का स्लोप कैसा है बेटा, कांस्टेंट। स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट है, समझ में आया। तो अभी तक हम यहां पे जो डिस्कस कर रहे थे ये था कांस्टेंट स्लोप, लेकिन dy बाई dx क्या था सर, दैट इज द चेंज इन द वैल्यू ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन द वैल्यू ऑफ x, चेंज इन द वैल्यू ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन द वैल्यू ऑफ x। अब इसका क्या मतलब है, इसका स्लोप से क्या रिलेशन है, वो अभी वेरिएबल स्लोप करेंगे तब आपको बढ़िया समझ में आ जाएगा वेरिएबल स्लोप का टॉपिक पे। कांस्टेंट स्लोप समझ में आया, स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है, कांस्टेंट। तो क्या बोल रहा था मैं, हाँ, तो स्लोप जो है, अगर मैं यहां पे बोलूं कि इसका पैरेलल लाइन पे जितने भी स्लोप, एक ट्रांसवर्सल लाइन पैरेलल लाइन को काट रही है तो सारे एंगल थीटा है ना, तो जितने भी यहां पे स्लोप बनेंगे, मतलब ये अगर आप इसका स्लोप यहां से कैलकुलेट करो तो हर जगह से थीटा ही आएगा, थीटा ही आएगा। मतलब एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप जो होता है दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट। स्ट्रेट लाइन का स्लोप हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट, ठीक है। तो यहां से लिख लेना भैया कि स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन ये हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है। स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज कांस्टेंट। और क्योंकि स्लोप किसको रिप्रेजेंट करता है, dy बाई dx को, क्योंकि हम y वर्सेस x ग्राफ बना रहे हैं तो dy बाई dx इज द स्लोप। तो हम कह सकते हैं कि सर dy बाई dx ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है ना। dy बाई dx ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, समझ में आया, नोट कर लेना इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो यहां पर देख लेना स्क्रीन पे, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका चाहे तो, और साथ साथ नोट करते चलना। यहां तक बात समझ आई, कांस्टेंट स्लोप समझ में आया तुम लोग को। इसके ऊपर एक छोटी सी बात और करनी है हमको, तो अगर तुम लोगों ने ये चीज नोट कर लिया है तो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में। जरा देखो, एक सवाल ऐसे पूछना है, जरा एक बार बताओ सर, अगर आपको स्लोप की कहानी बिल्कुल समझ में आई है
तो मैं तुमसे पूछूं कि इस लाइन का dy बाई dx क्या होगा। मैं अगर आपको ग्राफ बना के दूं, सपोज दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस, और मैं अगर एक ऐसा ग्राफ बनाता हूं, ठीक है, अगर मैं ये ग्राफ बनाता हूं, ठीक है, ये ग्राफ बनाता हूं तुम्हारे सामने, ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है जो कि x एक्सिस के पैरेलल है, तो व्हाट विल बी द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ? इसका स्लोप क्या होगा? कांस्टेंट होगा या जीरो होगा? तो फील अगर आया होगा सर स्लोप मतलब इंक्लिनेशन, तो सर अगर मेरी ये पेन एकदम सीधी हॉरिजॉन्टली है, पैरेलल है, तो इसका स्लोप इंक्लिनेशन क्या है? जीरो। तो ऐसे ग्राफ का कांस्टेंट ग्राफ, अच्छा इस ग्राफ का मतलब समझो, पढ़ना आता है ग्राफ, ये पता है क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि देखो भाई, जब इस पॉइंट पर x की वैल्यू क्या होगी? जीरो। जब x की वैल्यू जीरो है तो y की वैल्यू लेट से है y1, ठीक है, y1, ठीक है, y1, ओके। x की वैल्यू मैंने थोड़ी सी बढ़ा दी, मान लो हमने x1 कर दी या x2 कर दी, तो y की वैल्यू अभी भी कितनी रहेगी? देखो सेम y की वैल्यू रहेगी, अभी भी y1। x की वैल्यू मैंने x3 कर दिया, y की वैल्यू अभी भी कितनी रहेगी? y1। मतलब आप जितनी भी x की वैल्यू बढ़ा लो, y की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। क्या इसका यह मतलब नहीं है कि सर मैं x को, तो फिर इसका मतलब x कुछ भी रखूं, x कुछ भी रखूं तो y में कोई चेंज ही नहीं आएगा? हाँ नहीं आएगा। तो इसका मतलब y x पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है? हाँ बिल्कुल नहीं कर रहा है, x पे डिपेंड नहीं कर रहा है। अगर इसको आप मैथमेटिकली लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, लेट से y1 की वैल्यू बेटा 5 है ना, तो आप इसको कह सकते हो क्या सर, ये ग्राफ किसका है? y इज इक्वल्स टू 5 लाइन का ग्राफ है, y इज इक्वल्स टू 5 लाइन का ग्राफ, हाँ है ना। अब बताओ y इज इक्वल्स टू 5 क्या x पे डिपेंड कर रहा है? नहीं, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है। तो सर जब एक वैल्यू कांस्टेंट है मतलब वैल्यू चेंज ही नहीं होगी, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बाबू? अब मैं तुमसे यहां पूछूं भैया बेटा इसकी वैल्यू बताओ dy बाई dx, फील के साथ जाओ, फील के साथ जाओ, कॉमन सेंस लगाओ, इसकी dy बाई dx की वैल्यू कितनी होगी? तो dy बाई dx की वैल्यू कितनी हो गई इसकी? जीरो। हाँ अभी मैं इसका फॉर्मूला जो तुम लोगों ने पिछली क्लास में नोट किया होगा उसमें लिखा है कांस्टेंट्स का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। समझ में आया क्यों जीरो होता है? क्योंकि सर y की वैल्यू तो फिक्स है 5, ये किसी पे डिपेंड ही नहीं कर रही है, और dy बता रहा है चेंज इन द वैल्यू ऑफ y, तो y की वैल्यू चेंज कैसे होगी भाई? जब y 5 फिक्स है तो चेंज होगा नहीं, तो चेंज होगा नहीं तो इसका dy बाई dx कितना आएगा? जीरो। ये तो बात हो गई मैथ्स की, और इसका फील देख लेते हैं, y इज इक्वल टू 5 लाइन का ग्राफ भी देख लो जरा, ये तो एकदम स्ट्रेट लाइन बन रही है। और मैंने क्या बताया, डिफरेंशिएशन किसको रिप्रेजेंट करता है? स्लोप को, स्लोप को करता है ना। तो स्लोप इसका देखो सर, इसमें इंक्लिनेशन है ही नहीं, तो इसका स्लोप यानी इसका dy बाई dx कह लो या इसका स्लोप कह लो, दोनों बातें किसके बराबर आएंगी? जीरो के बराबर। तो यानी कि एक बात आज हमने सीख ली कि कांस्टेंट्स का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। मैं तुमसे कह दूं भैया x इज इक्वल्स टू 5, x इज इक्वल्स टू 5, ये एक वैल्यू लिखी हुई है, बताओ मेरे को dx बाई dt की वैल्यू क्या होगी? तो बच्चा लोग रटना नहीं है, कौन दिमाग लगाओ। सर dx बाई dt बोल क्या रहा है? dx बाई dt बोल रहा है, अगर मैं मैथमेटिकल टर्म में बात करूं, मैथमेटिकल मतलब एल्जेब्रिक टर्म में बोलूं, तो सर चेंज इन द वैल्यू ऑफ x, व्हेन x की वैल्यू कब चेंज होगी? जब आप t को चेंज करो विद रिस्पेक्ट टू t। सर लेकिन बात यह है x तो t पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो आप t जो मर्जी है रख लो, आप dx बाई dt बोलो, आप dx बाई dz बोलो, आप dx बाई d whatever dp बोल दो, सबकी वैल्यू किसके बराबर आएगी? जीरो, बिकॉज x इज अ कांस्टेंट थिंग, x इज नीदर डिपेंडिंग ऑन t नॉर z नॉर p, नथिंग। सो द वैल्यू ऑफ इसका कंक्लूजन क्या निकला? इस बात का कंक्लूजन ये निकला कि जब भी आप किसी कांस्टेंट को, लेट्स से कांस्टेंट एक k ले लेते हैं, किसी कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू एनी वेरिएबल dx dy व्हाटएवर, तो आंसर विल ऑलवेज बी जीरो। ये चीज आपके फॉर्मूले में लिखा हुआ है, एक फॉर्मूले का पार्ट भी हमने आज को इसी बात पे समझा दिया। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है? जीरो। समझ में आया? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। और इसको कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन को हम ग्राफिकली प्लॉट कैसे करते हैं? पैरेलल लाइन, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है ना, ठीक है ना। तो स्लोप ऑफ अ ग्राफ पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस, पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज ऑलवेज जीरो। ये सब ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है तुम्हारे सामने, कहेगा कि व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ अ ग्राफ पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अब हॉरिजॉन्टल इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जरूरी नहीं कि हॉरिजॉन्टल में हर बार एक्स ही हो, हॉरिजॉन्टल में टी भी तो हो सकता है, कोई भाई वेरिएबल है, कोई भी वेरिएबल हो सकता है। अब मैं तुमसे ऐसा ग्राफ बनाऊं भाई साहब, ऐसा मैं ग्राफ बना दूं, सर ये है v वर्सेस t, भाई पढ़ा होगा आपने 11th क्लास में वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, मैं ये बना दूं, ठीक है, ये ग्राफ बना दूं। अब मैं पूछूं इसका स्लोप कितना है? सर जीरो है। ये एक फिक्स कांस्टेंट वेलोसिटी को शो कर रहा है। सर ये किसको? कांस्टेंट वेलोसिटी को, टाइम जीरो पे भी इतनी वेलोसिटी, इतने टाइम पे भी इतनी वेलोसिटी, सेम टाइम बढ़ाते जाओ वेलोसिटी वही रहेगी। तो कांस्टेंट वेलोसिटी है, इसका स्लोप जीरो है। ये बात हमको मैथमेटिकली भी समझ में आ रही है कि इंक्लाइंड नहीं है सर ये ग्राफ, और वैसे भी समझ में आ रही है सर स्लोप डिफरेंशिएशन जीरो क्यों आ रहा है? क्योंकि डिफरेंशिएशन चेंज इन द वैल्यू बताता है।
तो आई होप आपको कांस्टेंट स्लोप और जीरो स्लोप का मतलब समझ आया। अच्छा एक बात बताओ, मैं यहां पर तुमसे ऐसा ग्राफ बनाऊं, फटाफट बताओ। ये है टाइम और ये है वेलोसिटी, ठीक है। ये ग्राफ ऐसे बनाया। अब इस ग्राफ को पढ़ना आ रहा है तुम लोग को? तो टाइम बढ़ रहा है, वेलोसिटी भी बढ़ रही है, टाइम बढ़ रहा है, वेलोसिटी भी बढ़ रही है। देख रहे हो, यहां पर टाइम 0 था, वेलोसिटी 0, टाइम आगे बढ़ा, t1 हो गया, वेलोसिटी v1 हो गई, टाइम यहां पर t3 हो गया, वेलोसिटी v3 हो गई। तो यानी कि टाइम के बढ़ने से वेलोसिटी भी बढ़ रही, चेंज हो रही है। तो इसका स्लोप 0 नहीं होगा, 0 है भी नहीं सर, दिख भी रहा है सर, देखो एंगल तो है ही है, 0 नहीं है, तो इसका स्लोप कितना होगा सर? ये स्लोप होगा। हाँ सर, स्लोप 0 नहीं है, लेकिन स्लोप कांस्टेंट जरूर है, कांस्टेंट स्लोप है सर, ये कांस्टेंट स्लोप है, मतलब चेंज नहीं हो रहा सर, स्लोप चेंज नहीं हो रहा, एंगल चेंज नहीं हो रहा। आप यहां पर देखो, आप यहां पर से थीटा निकालो, ये थीटा, और यहां से देखो थीटा, तो ये लाइन लिखवा चुकी, हर बार सेम है, स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज कांस्टेंट। अब मजा आएगा वेरिएबल स्लोप पढ़ने में, वेरिएबल स्लोप पढ़ने में, dy बाय dx की वेरिएबल स्लोप पढ़ने में, और उससे उसकी मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू निकालने में, और उससे क्वेश्चंस करने में। अब कुछ ज्यादा नहीं बचा है, एक सिंगल लेक्चर और जिसमें आपको वेरिएबल स्लोप का कांसेप्ट पता चल जाए, जहां पर मैं आपसे ये बताऊं कि बेटा ये अगर मेरा y वर्सेस x ग्राफ कुछ ऐसा बना हुआ है, y वर्सेस x ग्राफ कुछ ऐसा बना हुआ है, ओ भाई अब तो पढ़े लिखे बच्चे हो गए तुम लोग, ये ग्राफ कोई बता सकता है इसका शेप? इस शेप को सर, इसको स्ट्रेट लाइन कहते हैं, इस शेप को क्या कहते हैं? पैराबोला। क्या बोलते हैं? पैराबोला, ठीक है। और इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन किस फॉर्म में होगी? y इज प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, इस फॉर्म में, ठीक है। x स्क्वायर अभी बताया था, नोट किया था। धीरे धीरे सीखते चलो बालकों। जो बच्चे एकदम नए हैं, देखो यहां पर दो तरीके की ऑडियंस होगी, एक तो जिनको ये सब कुछ नहीं आता है ना, एकदम बिल्कुल ब्लैंक नहीं होते, उनके लिए चीजें धीरे धीरे हजम होंगी। सर ये पैराबोला, हाइपरबोला, स्ट्रेट लाइन, डिफरेंशिएशन, स्लोप सब एक ही में घुसा जा रहा है, दिमाग कंफ्यूज होता, पजल होता। 10 तक जिंदगी आसान थी सर, कहां सर 1/f = 1/v + 1/u करके काम जिंदगी चल जाती थी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में v = IR करके जिंदगी चल जाती थी। ये सब क्या चक्कर पड़ गया? यही है वेलकम टू क्लास 11 बालकों। और यकीन मानो कठिन चीजें आगे बहुत निकलेंगी। ये पहले और दूसरा लेक्चर ही तक था, प्रोबेबली तीसरा लेक्चर भी होगा जो डिफरेंशिएशन का। थोड़ा सा जिन लोगों को लग रहा है कि सही तो बहुत आसान है, तो आता है, स्कूल में रटा है, फील नहीं है, फील आना जरूरी है। कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होगी, यू विल नेवर बी एबल टू डू द क्वेश्चन। जहां पर अभी मैं आपको एक करंट का और चार्ज का एक वेरिएबल दे दूंगा और क्वेश्चन पूछूंगा ना, बेटा मैक्सिमम करंट कब होगी भी कि नहीं होगी, वहां पर वही बच्चा इन सब सवालों को कर पाएगा जो जिस बच्चे को कंसेप्ट आते होंगे। और मैं कंसेप्ट डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूं, इस पे मेहनत लग रही है। तो पेशेंस इज द की। और यकीन मानो बस तुम लेक्चर देखते जाओ, अगर तुम्हें आसान लग रहा है तो तुम स्पीड बढ़ा लेना इसकी, 1.5x 1.75x 2x तक चले जाना, स्पीड बढ़ा लेना। लेकिन सुनना सारी बातें, क्योंकि सारी बातों में तुम्हें लगेगा आसान, लेकिन है आसान नहीं। और जिन लोगों को आसान लग रहा है एक बार कमेंट कर देना, सर बहुत आसान है, और उसके बाद हम क्वेश्चन देंगे, और क्वेश्चन करके दिखा दिया तो समझ जाएंगे कि आसान था, ठीक है। और वही जितनी बातें पढ़ाई उसी बेसिस पे क्वेश्चन देंगे, ठीक है। तो कांस्टेंट स्लोप की कहानी हमने पढ़ ली है। वेरिएबल स्लोप इस तरह के ग्राफ में सर यहां पर तो स्लोप अलग अलग आएगा, वो जो स्लोप ऑफ टेंजेंट वाली बात बोली थी वो यहीं पे लागू होगी। यहां पर y की वैल्यू x पे अलग अलग तरीके से डिपेंड कर रही है। कैसे डिपेंड करेगी? हर जगह स्लोप अलग है सर, यहां पर तो एंगल निकाल ही नहीं पाओगे, इस जगह एंगल निकालोगे तो स्लोप अलग आएगा, यहां पे एंगल निकालोगे तो स्लोप अलग आएगा। वो स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकालेंगे और उससे ऊपर सवाल कैसे बनते हैं अलॉन्ग विद द फॉर्मूला। फॉर्मूला हम उम्मीद करते हैं तुम लोग को आता है, फॉर्मूला हम उम्मीद करते हैं आता है। क्वेश्चंस मतलब शीट तो हमने पिछले लेक्चर में ही आपको दिखा दी थी, उसके फॉर्मूला करे क्वेश्चन करा देंगे हम, और फिर आएगी इसकी एप्लीकेशन। तो 3 से 4 लेक्चर में डिफरेंशिएशन खत्म होगा, ठीक है। 2 लेक्चर हो चुके हैं आज, 2 और है, जिसमें एक में हम फॉर्मूला क्वेश्चन और उसके बाद उसकी एप्लीकेशन। तो 4 लेक्चर में डिफरेंशिएशन खत्म होगा, लेकिन 4 के बाद डिफरेंशिएशन एटलीस्ट फंडामेंटली तुम्हारा बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। मैथमेटिक्स वाले बच्चों को तो और एक्स्ट्रा हेल्प मिलेगी, क्योंकि 12th में तुमको डिफरेंशियल इक्वेशन नाम का एक चैप्टर पढ़ना है 12th में आने पे। और 12th वाले बच्चों को डिफरेंशियल इक्वेशन में एप्लीकेशन पढ़नी है डेरिवेटिव्स की, वहां पे मैक्सिमा मिनिमा वगैरह सब चीजें डिस्कस होंगी जो अभी तुमको सिखाई जाएंगी फिजिक्स में। तो डबल एडवांटेज है, फिजिक्स में भी सीख लो और मैथ्स में भी काम आएगा तुम्हारा, ठीक है। तो आई होप तुम लोग को यहां तक की बातें मेरी समझ में आई हैं। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे वेरिएबल स्लोप और फॉर्मूला, वेरिएबल स्लोप और फॉर्मूला और उसके ऊपर क्वेश्चंस, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आपको क्वेश्चंस भी हम कराएंगे, बढ़िया बढ़िया सवाल लेकर के आएंगे, पहले थोड़े आसान वाले फिर कठिन वाले। तो बने रहना, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लेना, और कोई भी डाउट हो तो जरूर पिन कर देना। समझ में आया? थैंक यू गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।